Hello, my dear subscribers, my students. Good evening, everyone. कैसे हैं आप सब? I hope you all must be fine and waiting for my next video. तो ये यूपीपीएससी का जो सिलेबस मैंने आपको नोट करवाया था उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूँ यूपीपीएससी जीडीसी की प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें इससे पहले तक मैंने जो स्टेजेस थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं, कैसे बर्थ के जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो आप जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट यूनिट का, वो है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बर्थ का प्रोसेस होता है ना, जब फीटस, जब एक माँ, एक मदर, एक विमेन कंसीव करती है तो उसमें क्या क्या उसको वो हज़ार्ड फेस करती हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसका जो प्रेगनेंसी है वो प्रभावित हो सकती है, उसके बारे में आज की क्लास है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स तो वो होते हैं जो जीन्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जीन्स हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है। जेनेटिक फैक्टर्स में जीनोटाइप जो कंप्लीट जीन्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप होते हैं जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेशल विशेषताएं होती हैं जो एक्सप्रेस की जा सकती हैं, वो होती हैं फिनोटाइप। फिर एक डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है। डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस दो तरीके का होता है, जीन्स में ही पाया जाता है। दो प्रकार के जीन्स होते हैं। पहला होता है क्रोमोसोम इनहेरिटेंस, ठीक है, जो कि मदर से हमको मिलता है। क्रोमोसोम इनहेरिटेंस हमें मदर से मिलता है। और दूसरा सेकंड क्रोमोसोम इनहेरिटेंस हमें फादर से मिलता है और एक मदर से मिलता है। ठीक है, ये शायद गलत लिख दिया है। जो पहला होता है वो मदर से मिलता है और सेकंड क्रोमोसोम इनहेरिटेंस वो हमें फादर से मिलता है। सेकंड वाला फादर से, फर्स्ट वाला मदर से, ये ठीक कर लेना आप। फिर है एक एलएल होता है। ठीक है, इस फॉर्म को कहते हैं एलएल का एक जो मीनिंग होता है उससे होता है वो होता है कि हर जीन में एक प्रकार होता है। ठीक है, एक विशेष उसका आकार होता है, प्रकार होता है, उसको एलील कहते हैं। ठीक, फिर डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस जो मैंने कहा, तो डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस में डोमिनेंट में क्या होता है, कर्ली हेयर्स हो गए, जैसे डार्क हेयर्स हो गए। फिर फेशियल डिम्पल्स जो पड़ते हैं, नॉर्मल हियरिंग, नॉर्मल विजन, फ्रेकल्स, अनअटैच्ड ईयरलोब और यू शेप में रोल को टंग करना, जैसे जो जीप को चलाते रहते हैं उस तरह से, ये क्या होता है, डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है। फिर रिसेसिव इनहेरिटेंस में आता है आपकी स्ट्रेट हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, यानी कि जो जिनके बाल नहीं होते हैं, कम होते हैं, टिम्पल्स ना पड़ना। ठीक है, और डेफनेस। ठीक है, और नियर साइटेड विजन, यानी कि नॉर्मल विजन वो होता है जिसमें कि एक जो इंडिविजुअल होता है बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है, ना उसको दूर की कोई प्रॉब्लम होती, ना पास की कोई प्रॉब्लम होती है, ना नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो नियर साइटेड होते हैं उसका मतलब ये होता है कि पास का जिस भी व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक तो फार साइडेड विजन होती है, एक नियर साइडेड विजन होती है। तो नियर साइडेड विजन मतलब जिसको पास का नहीं दिखाई पड़ता है। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई पड़ता। जो फार साइडेड विजन होती है वो ज़्यादा पॉपुलर होती है, ठीक है, ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन जो नियर साइडेड विजन है वो कम देखने को मिलती है। और नियर साइडेड विजन जो ओल्ड एज एडल्ट होते हैं उन एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और तो नियर साइटेड विजन मतलब जब हम पास का कोई भी चीज़ नहीं पढ़ पाते, अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, किताब में
कॉपी में लिखे हुए वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस नहीं पढ़ पाना, और अखबार के जो छोटे छोटे शब्द हैं वो नहीं पढ़ पाना, वो होती है नियर साइटेड विजन। कुछ भी हम जैसे चावल बीनना है, दाल बीनना है, तो हमको दिखाई नहीं देता है कि पास में क्या रखा है। कैसे अगर कुछ कीड़ा वीड़ा मतलब जो भी गंदगी होती है उसको अच्छे से साफ नहीं कर पाते, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्पेक्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और नो फ्रैकल्स होते हैं, अटैच्ड ईयर लोब होते हैं, कैन नॉट रोल टंग इन यू शेप। और इस तरह के जो रिसेसिव इनहेरिटेंस में किसी भी कोई भी इंडिविजुअल अपनी टंग को रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो तो प्लीज आप कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर करके मुझे ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट आप बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। तो सभी को पता होगा कि 23 पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं, ठीक, यानी 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 होते हैं वो पेयर में होते हैं, मतलब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होना। और हर एक क्रोमोसोम दूसरे से अलग होता है, ठीक है। जो फीमेल के क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स, ठीक है, एक्स होते हैं, यानी दोनों एक्स होते हैं। और जो मेल के होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। यदि मदर के एग में एक्स क्रोमोसोम होता है और फादर के स्पर्म में या तो एक्स होगा या वाई होगा, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम का मीन्स होता है कि गर्ल, ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम मीन्स होता है अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम जुड़ते हैं तो इसका मतलब है कि मेल चाइल्ड, और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम जुड़ते हैं इसका मीन्स है कि फीमेल चाइल्ड। तो फादर की जो स्पर्म होता है, जो मैन का स्पर्म होता है, वो एक्स होगा या वाई होगा, एक्स वाई होता है, ठीक है। तो हमेशा जो भी बेबी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो फादर के स्पर्म से होता है। और बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं, मतलब जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल जाने के बाद भी उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। आज भी ऐसे लेडीज़ हैं और मतलब पुरुष हैं जो ये नहीं जानते हैं, और उन्हें लगता है कि मतलब महिलाओं की वजह से जो ये हो रहा है, जो भी बात हो रही, जो भी दिक्कत हो रही है, अगर बेबी नहीं हो रहा है शादी के बाद, तो वो उसके कारण सिर्फ एक औरत है। तो और ये सोचने वाली भी एक औरत ही होती है, इसीलिए और वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि इन्हें नॉलेज ही नहीं होती, इन्हें पता ही नहीं होता, ना उनको कोई समझाने वाला होता है कि ये जो भी सोच रही हैं, जो बोल रही हैं, वो गलत है। और हर अगर लड़की हो जाती है तो उसके लिए भी औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, या अगर बच्चा नहीं होता उसके लिए भी औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन जो कि गलत है। बहुत से जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो ये जानते हैं, उसके बावजूद भी कभी इससे इस बात का विरोध नहीं किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपके सामने इस तरह का कोई भी कुछ भी ऐसी बात, आपके सामने ऐसी कोई घटना अगर होती है तो आप उसे सामने वाले को बता सकते हैं कि इस तरह की जो भी है। वैसे तो आजकल चाहे लड़का हो चाहे लड़की समान है, लेकिन फिर भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ फादर की होती है, ठीक है। अगर लड़का होती है, लड़की होती है या लड़का होता है, उसमें सिर्फ जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ फादर होता है। तो इसके लिए किसी भी औरत को दोषी ठहराना, उसको जिम्मेदार समझना, उसको हमेशा इस बात के लिए ताने मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अभी भी अगर आप नहीं समझे तो इस वीडियो को देखकर प्लीज़ अपनी सोच आप बदल सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसे बेनिफिट ले सकें। देन होता है आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स वो होते हैं जिसमें कि एक स्पर्म और एक एग ही डिवाइड होकर सेल डिवीजन के द्वारा 2
अलग अलग मतलब सेल डिवीजन के द्वारा अलग अलग एग और स्पर्म हो जाते हैं, ठीक है, बाद में डिवीजन के द्वारा। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अलग एग अलग ही स्पर्म को, दो अलग अलग एग और दो अलग अलग स्पर्म होते हैं, और एक स्पर्म दोनों स्पर्म अलग अलग एग को जब फर्टिलाइज करते हैं तो वो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, मतलब उनमें बिल्कुल इसीलिए डिफरेंस होता है। और आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या होता है, एक ही एग और एक ही स्पर्म होते हैं, स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है और फिर वो बाद में सेल डिवीजन के द्वारा वो दो में डिवाइड हो जाते हैं और उसी से आइडेंटिकल ट्विन्स डेवलप होते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विन्स में दो अलग अलग एग होते हैं, दो अलग अलग स्पर्म होते हैं, जिनसे कि अलग अलग एग को दो अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज जब करते हैं तो उनसे जो डेवलपमेंट होते हैं वो होता है फ्रेटर्नल ट्विन्स का। फिर होता है एक कॉन्कॉर्डेंस रेट। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होती हैं, यानी कि जो आनुवंशिक प्रभाव होते हैं वो प्रभावित करते हैं, आनुवंशिक कारक प्रभावित करते हैं व्यक्ति के व्यवहार को, तो वो होता है कॉन्कॉर्डेंस रेट। फिर होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि जब कोई महिला किसी भी कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो वो होती है इनफर्टिलिटी, उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। वो कई कारणों से हो सकती है, ठीक है, तो उसके कारण मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि इनफर्टिलिटी कैसे होती है। स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म किस में होता है, मेल इंडिविजुअल में, ठीक है, यानी जो फादर होता है उसका स्पर्म काउंट कम होना, बहुत कम स्पर्म होना। स्पर्म की क्वालिटी, अगर स्पर्म काउंट अच्छा भी है तो उसकी क्वालिटी पुअर, बहुत ही खराब होना। देन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मतलब मोटिलिटी का होता है जो मूवमेंट होता है स्पर्म का, ठीक है, मूवमेंट, यानी जो स्पर्म वैसे ही बहुत धीरे धीरे ही मूव करता है, लेकिन जो नॉर्मल मूवमेंट होता है उससे भी कम मूवमेंट होना होता है मोटिलिटी स्पर्म, मतलब लो। जब वो मूव ही नहीं कर पाएगा स्पर्म तो वो कैसे एक एग को फर्टिलाइज करेगा। देन अब इनका ट्रीटमेंट कैसे हो, जैसे आईवीएफ आप सुना होगा, आईवीएफ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें आईवीएफ ट्रीटमेंट के द्वारा, जिसे आईवीएफ कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आर्टिफिशियली रूप से एग को स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है और उसको टेस्ट करके देन इंजेक्ट किया जाता है एक विमेन के, तब जाकर वो प्रेग्नेंट हो पाती है, ठीक है। तो आईवीएफ भी फेल भी हो जाता है कई बार, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। देन एक अब ये तो जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होता है, टेराटोजेंस कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बॉडीली कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कुछ शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, कुछ स्थितियां होती हैं, और जो कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी महिला प्रेग्नेंट हुई है उसके अंदर जो भी एक ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेन ग्रोथ कर रहा है, न्यू एक जीव जो पलता है, तो उसके लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं और ये फीटस को डैमेज करते हैं। जैसे कि होता है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, अगर महिला को अच्छी प्रकार से पोषण नहीं मिल रहा है तो उसका फीटस डैमेज हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस कोई हो गई, ठीक है, और अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं महिला, टोबैको, ड्रग्स, इस तरह की अगर उसको कोई हैबिट है तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत हार्म होता है। यही होते हैं टेराटोजेंस, ठीक है। फिर कुछ और भी बहुत प्रभावशाली टेराटोजेंस होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, रेडिएशन, ठीक है, और ये सारे क्या होते हैं, पोटेंशियल टेराटोजेंस जो बहुत हार्मफुल होते हैं। फिर होता है बहुत सारी स्ट्रेस, काफ़ी प्रकार की स्ट्रेस होती है, चिंता होती है, एंजाइटी होती है, तो इसकी वजह से भी जो प्रेगनेंसी में हार्म हो सकता है।
ठीक है। कुछ डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकती है मदर को। मदर की एज अगर ज़्यादा है तब भी प्रेगनेंसी में हार्म हो सकता है। फिर मदर को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, कैसा वो न्यूट्रिशन ले पा रही है, अगर वर्किंग है तो किस तरह से उसको पोषण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस कितना ज़्यादा है उसमें। और RH इनकम्पैटिबिलिटी, एक RH इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर भी होता है जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में हार्म हो सकता है। तो जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट की तरफ से वो होते हैं टेराटोजेंस। अब ये तो हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आई होप आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। देन अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो आप इस वीडियो को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बस अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा और पढ़ाना है आज के लिए। उसके बाद में कल इस जो आगे के टॉपिक्स में नेक्स्ट क्लास में यानी कल पढ़ाऊंगी। तो अब देख लेते हैं सर्विक्स। सबसे पहले जो प्रोसेस ऑफ बर्थ होता है, ठीक है, ये तो हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब बर्थ, प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट भी हो गई, ठीक है। पूरा जो मैंने इससे पहले मैंने आपको इस जो प्रेगनेंसी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, कंसेप्शन से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कंसीव जैसे ही वीमेन कर लेती है, फिर जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस पीरियड होते हैं। सबसे पहले जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, देन फीटस होता है। नहीं सॉरी, पहले एम्ब्रियो होता है, देन जाइगोट, देन फीटस, ठीक है। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बर्थ होता है, फिर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो ये एम्ब्रियो, जाइगोट और फीटस पीरियड कंप्लीट होने के बाद बर्थ होता है बेबी का, ठीक है, 9 मंथ्स के बाद। और उससे पहले मैं डिलीवरी की जो स्टेजेस होती हैं वो भी बता चुकी, टाइप्स ऑफ डिलीवरीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो कुछ बर्थ की स्टेजेस होती हैं। जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है और उसका डिलीवरी का टाइम होता है, जो उसका जो वाटर बैग होता है वो बर्स्ट हो जाता है, उसके बाद बर्थ के लिए वो बेबी के लिए बर्थ के लिए तैयार हो जाती है, डिलीवरी के लिए तैयार हो जाती है। तो जो बर्थ का प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेजेस भी होती हैं दो नॉर्मल बर्थ में, ठीक है। जब नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है तो 3 स्टेजेस होती हैं बर्थ की। सबसे पहले क्या होता है, वाटर बैग बर्स्ट होने के बाद जो सर्विक्स होता है, जो सर्विक्स होता है वो रिलैक्स यानी कि खुलना शुरू होता है। फिर उसमें डायलेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे वो उसका जो एरिया है वो और बढ़ता है, वो फैलता है, ठीक है। उसके बाद एकदम से वो मतलब थिनिंग आउट का मतलब वो बाहर बेबी को बाहर निकालने के लिए वो और ज़्यादा फैलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस ताकि जो बेबी है वो बाहर आ सके। और उसमें यूट्रिन कंट्रैक्शन में स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर जब वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने लगते हैं कॉन्ट्रैक्शन, तो वो इन्फेंट की डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही बेबी बाहर आता है, यूनिट बाहर आता है, तो स्टेज 3 में क्या होता है, उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। जैसे बेबी बर्थ करता है वैसे ही प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। ये स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स को खुलना, ठीक है, उसको मतलब एक इतना ज़्यादा उसका ओपनिंग हो जाना कि जो फिंगर है, तो कि 2 फिंगर्स के खुलने वाला, 2 फिंगर्स तक इतना एरिया उसका इतना ओपनिंग हो जानी चाहिए कि उसमें 2 फिंगर्स खोल के मतलब आराम से
आ सकें, ठीक है। इसलिए जब कई जो डॉक्टर्स आती हैं तो वो कहते हैं 2 फिंगर्स नहीं उसमें आ पा रही हैं, तो वो उसमें टाइम लेती है। इसी जितना टाइम उसको खुलने में लगता है उसकी ओपनिंग में, जितना ज़्यादा उस तभी तक बेबी की डिलीवरी का टाइम में टाइम लिया जाता है। जैसे ही वो थिनिंग यानी कि बिल्कुल उसका ओपनिंग एकदम बेबी के बाहर आने का टाइम होता है, तो वो उसकी जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा खुल जाता है, जिससे कि बेबी आराम से बाहर डिलीवर हो सके, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं और फिर वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में जैसे ही इन्हेंस होता है और मदर पुश करती है बेबी को और कॉन्ट्रैक्शंस तो हो रहे होते हैं, तो बेबी भी बाहर डिलीवर कर जाता है, ठीक है। और जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है उसके साथ नाभि से जो जुड़ा होता है, जिससे उसका पोषण होता है वो भी बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद होते हैं कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, विमेन के कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। न्यूबॉर्न इन्फेंट, जैसे ही न्यूबॉर्न बाहर आता है, बर्थ प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद कुछ बेबी में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। न्यूबॉर्न जो इन्फेंट शैशव अवस्था में जो बेबी होता है उसके कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रिफ्लेक्स होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। इसमें कब स्टार्ट होता है? कि बर्थ में स्टार्ट होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और वो ख़त्म होता है 3 से 4 महीने तक वो चलता है। उसके बाद दिखना बंद हो जाता है उसके बेबी के, ठीक है। और इसमें क्या होता है रूटिंग रिफ्लेक्स में, जब एक बेबी को गालों को कोई छूता है, ठीक है, बेबी के चीक्स को कोई भी छूता है तो वो अपना सर घुमाता है, अपना मुंह चलाता है और फीडिंग के लिए, मतलब उतना छोटा होता है वो कि बस रोना ही उसका एक हथियार होता है अपनी भूख मिटाने का। तो जैसे उसके कोई गाल छूता है तो वो अपना हेड टर्न करता है और अपने अपने मुंह खोलता है और फीड करने के लिए वो ढूंढता है कि मुझे कैसे फीडिंग कराई जाए, ठीक है। ये रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। देन होता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स भी बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है और 5 to 6 मंथ तक रहता है, उसके बाद वो दिखना बंद हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है, बेबी अपनी जो बाहें हैं वो फैलाता है, बाहें फैलाता है ताकि उसे कोई पकड़ ले, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ये देखता है, कोई तेज आवाज़ सुनता है या किसी ने कोई बात कर रहा है और मतलब या किसी को बाहर से कोई इसको शोर जैसी आवाज़ आई, कोई किसी को डांट रहा है बाहरी आवाज़ से, वो एकदम से अपने हाथ जो बाहें हैं हाथ वो सिकोड़ लेता है, ठीक है। देन होता है ग्रास्प रिफ्लेक्स। अब ये ग्रास्प रिफ्लेक्स से नाम से ही क्लियर है कि इसमें कुछ पकड़ने की जो कोशिश करता है, ठीक है। और टाइटली किसी भी चीज़ को पकड़ लेना ये ग्रास्प रिफ्लेक्स में आता है। ये होता है, ये भी बर्थ लेते ही स्टार्ट हो जाता है और 5 से 6 महीने तक चलता है। उसके बाद देन होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये जो बेबी का पैर होता है, ठीक है, बेबी का जो पैर होता है, फुट, स्ट्रोक का मतलब जैसे कि हम बहुत देर तक कहीं पर जैसे हम एक जगह पर बैठ जाते हैं, पैर रख के नीचे बैठ जाते हैं और कई देर तक बैठे रहते हैं, हमारे पैर हाथ पैर नहीं हिलते हैं, तो क्या होता है हमारे पैर जाम हो जाते हैं, यानी उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, जाम हो जाते हैं। उसी तरह से जो बेबी का पैर जब मतलब एकदम सुन्न जैसा पड़ जाता है तो क्या होता है, वो अपने पैर पंजे फैलाता है। यही होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है। ये पूरा 12 to 24 मंथ यानी 1 से 2 साल तक ये चलता है,
1 से 2 साल के बाद ये धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है ये रिफ्लेक्स। देन होता है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स में जो मोशंस करता है बेबी, यानी कि जो अपने कदमों को चलाना शुरू करता है, उसके जो पहली बार जब उसके पैर जो सॉलिड सरफेस है, क्योंकि उससे पहले तक क्या होता है, बच्चा सिर्फ बिस्तर में रहा, माँ की मम्मा की गोदी में, पापा की गोदी में, किसी और की दादा दादी नाना नानी चाचा चाची इनकी गोद में ही रहा होता है, वो चलना नहीं शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो पंजों के बल चलना और धीरे धीरे पकड़ पकड़ कर सहारे के साथ चलना शुरू करता है, तो उसके जो पैर होते हैं, पैर जब किसी सख्त जो सरफेस है, ठीक है, जैसे अगर आपके घर में सीमेंटेड है, चाहे टाइल्स लगे हैं अपने फ्लोरिंग में, फ्लोर कवरिंग जैसे भी हो, जो सॉलिड सरफेस को जब उसके पैर टच करते हैं तो वही अब वो चलना शुरू कर देता है। ठीक है, जो स्टेपिंग मोशंस होते हैं उन्हीं को इसी को कहते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स, जो 2 महीने तक चलता है। ठीक है, देन होता है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में बेबी का हेड जो सर होता है वो एक तरफ घुमा हुआ होता है, और उस घुमे हुए सर में वो जब आम अपनी हथेलियाँ अपनी बाहें फैलाता है तो उसके जो बाँ हैं वो दूसरी तरफ झुक जाती है। इसी को बोलते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग होती है बर्थ से और 5 to 7 मंथ तक ये रिफ्लेक्स रहता है, उसके बाद वो दिखना बंद हो जाता है। ये जैसे आप देख सकते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स। देन आता है पिंसर ग्रास्प रिफ्लेक्स। पिंसर ग्रास्प रिफ्लेक्स में जो भी शिशु है उसकी योग्यता, हम उसकी इंडेक्स फिंगर, जो छोटी फिंगर होती है, उसको छूने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम, और वो क्यों छूता है, ताकि वो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स ज़मीन पर हैं या कहीं उसके सामने कुछ भी उसको छोटा सा दिखाई दे रहा है, जैसे बॉल है, वो अगर बिस्तर में लेटा है, सोया है, खिलौने हैं उसके सामने, बॉल है चाहे झुनझुने हैं, तो वो उसको पकड़ने की इंडेक्स फिंगर के साथ कोशिश करता है। और ये 9 महीने तक ही डेवलप होता है। 9 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है तब इसका डेवलपमेंट होता है, और ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता। यानी जो पिंसर ग्रास्प है, जो पकड़ने वाली जो एबिलिटी है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, वो कभी डिसअपियर होती ही नहीं है, लेकिन बल्कि और ज़्यादा उसका जो स्किल्ड है, जो इसकी स्किल्ड है और ज़्यादा अच्छी होती है, वो अपने कार्य से और उसका अपनी जो योग्यता उसको बढ़ाता रहता है जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है। तो ये थे आपके सारे रिफ्लेक्सेस। आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, जैसे डेवलपमेंट की फेजेस हैं और माइलस्टोन्स। ठीक है, वो मैं शायद मैंने पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया है, वो मैं दोबारा से भी आपको एक बार और बता दूंगी, रिवाइज भी हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करके बताना और शेयर भी कीजिएगा, जिससे आप जैसे ही और स्टूडेंट्स भी इसे देखकर सुनकर और अपना कुछ उनसे इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें, उनके लिए बेनिफिशियल हो। और इस चैनल पर अगर कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।